अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और मैं हूं सिद्रा इकबाल। एवरीथिंग इन लाइफ इज़ अबाउट पर्सपेक्टिव। आपको ज़िंदगी का जो आपका देखने का नज़रिया होता है वही आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिटर्मिन करता है। वरना कई लोग हैं उनके पास इतनी दौलत है कि उनके पास कई महल हो सकते हैं लेकिन इसके बावजूद वो खुश नहीं हैं, और उसके बरक्स आप उन लोगों की तरफ भी देखेंगे जिनके पास वसाइल कम हैं लेकिन वो ज़िंदगी को भरपूर अंदाज में जीते हैं। रूखी सूखी ही खाएं क्यों ना, लेकिन उनके दस्तरखान पे आपको अपनाइयत और मोहब्बत नज़र आएगी। इसी तरह का ज़िंदगी की और नेमतों का यहाँ पे जिक्र किया जाए। कभी कभार अगर आप इस बात को नोटिस करें कि हम जब नेगेटिव होते हैं और दुनिया हमें ब्लीक लगती है, ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ हमारी फेवर में नहीं जा रही, तो दर हकीकत आपने ज़िंदगी में जितनी भी ख्वाहिशें की हैं उसमें से तकरीबन 95% ख्वाहिशें पूरी होती हैं, लेकिन वो जो 5% मिसिंग है उसी पे हम फोकस्ड रहते हैं और इसकी वजह से हमें लगता है कि ज़िंदगी बिल्कुल अंधेर है। लेकिन अगर अपने इर्द गिर्द देखें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन बेसिक चीज़ों के लिए तरसते हैं जो आप फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी जो एबिलिटीज़ हैं, यानी आपकी एबिलिटी टू वॉक, टू टॉक, टू हेयर, ये जो अल्लाह ताला ने आपको हवा से खमसा दिए हैं, इनको कभी कभार हम उन नेमतों में गिनते ही नहीं हैं जिसमें उनका शुमार होना चाहिए। कभी आपने सोचा है कि बग़ैर आपकी कोई भी मेहनत किए, बग़ैर आपके कोई भी काम किए हुए, इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि चीज़ें खुद ब खुद हो रही हैं। सूरज निकला है, इसमें आपका कोई कमाल नहीं है। आपने सुबह आँख खोली है और आपकी बीनाई मौजूद है, आपको अपने इर्द गिर्द का माहौल नज़र आ रहा है, इसमें भी आपका कोई कमाल नहीं है। ये सब वो नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने आपको दी हैं। या वेरी सिंपल थिंग्स, जब बुढ़ापे में अक्सर लोगों को अल्जाइमर्स हो जाता है या पार्किंसंस होता है तो वो इस बात को रियलाइज़ करते हैं कि कितनी बड़ी नेमत थी कि आप कलम उठाकर कुछ लिख सकते। और उस वक्त आप सोचते हैं कि बहुत सारी ऐसी कहानियाँ, बहुत सारी ऐसी बातें जो शायद मैं करना चाहता था, ख्वाब पूरे करना चाहता था, उसको मैंने इतना वक्त नहीं दिया। तो जब ये नेमतें छिन जाती हैं तभी हमें एहसास होता है कि ये कितनी बड़ी नेमत थी। लेकिन इसके बावजूद आज का प्रोग्राम खिराज तहसीन उन लोगों को पेश करेगा जो ज़रा डिफरेंटली एबल्ड हैं। वैसे तो दुनिया इनको डिसेबल्ड कहती है, लेकिन दे आर डिफरेंटली एबल्ड, क्योंकि उनके पास अगर एक अल्लाह ताला ने उनको कोई एबिलिटी नहीं दी है तो किसी और नेमत से ज़रूर नवाजा है। और इसी चीज़ को उजागर करते हुए, इसी चीज़ को रियलाइज़ करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन बतौर एक माशरा, जैसे कि ख़ास तौर पे किसी बच्चे के हवाले से कहा जाता है कि उसको सिर्फ़ और सिर्फ आप बड़ा नहीं करते, बल्कि एक बच्चे को पूरा का पूरा विलेज पुट अप करता है। उसमें आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके घर वाले भी हो सकते हैं। आज बात सिर्फ और सिर्फ डिसेबल्ड लोगों की नहीं करेंगे, बल्कि जो इम्पैक्ट उनकी वजह से उनके घर वालों की ज़िंदगी पे पड़ता है उस पर भी बात करेंगे। बहुत सारी दुनिया के ऐसे ममालिक हैं जो इतने तहज़ीब याफ्ता हैं, जहाँ पे ऐसे वसाइल मौजूद हैं कि पूरा का पूरा माशरा इस चैलेंज के लिए राइज़ अप करता है, आपकी मदद को पहुंचता है। कुछ चीज़ें गिवन होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, यानी अगर आपने किसी इमारत में जाना है तो उसका एक्सेस ये सोच कर प्लान किया जाता है कि यहाँ पे सिर्फ वो लोग ही विज़िट नहीं करेंगे जो अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैरों पे चलकर आ रहे हैं, बल्कि अगर कोई व्हील चेयर में मौजूद शख्स भी इस इमारत में आना चाहे तो उसके लिए भी एक्सेस मौजूद है। ये जो रवादारी है, ये जो सिंपैथी है, ये जो एम्पैथी और कंपैशन है, ये अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में हमें मिसिंग नज़र आता है। एक लम्हे के लिए ज़रा अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाइएगा और एक लम्हे के लिए इस ख्याल को अपने जहन में लाइएगा कि अगर आप खुद उठकर चलकर कहीं ना जा सकें तो इसी वक्त आपके इर्द गिर्द की कितने मौके, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हवा में इवेपोरेट हो जाएंगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप नहीं कर पाएंगे और आपको उस वक्त एहसास होगा, यानी पाकिस्तान में आपके लिए हवाई जहाज़ का सफ़र मुश्किल हो जाएगा। रेलवे, इमेजिन कीजिए कि पाकिस्तान के किसी रेलवे स्टेशन पे जाकर एक रेल में चढ़ना, अगर आप अपने पैरों पे ये काम नहीं कर रहे हैं तो ये एहसास अपने अंदर उजागर करना बहुत ज़रूरी है। इसी हवाले से आज पूरी दुनिया में डिसेबल्ड लोगों का दिन मनाया जाता है और ये एक लम्हा फ़िक्रिया होता है बहैसियत एक माशरे के लिए भी और बहैसियत हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए भी कि वो क्या कर रहे हैं। हमने इस हवाले से एक छोटी सी रिपोर्ट बनाई है, आइए उसको देखते हैं, फिर एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद आज आपकी मुलाकात कराएंगे ऐसे ही डिफरेंटली एबल्ड लोगों से जो अपनी ज़िंदगी के इस चैलेंज को कबूल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उनके भी ख्वाब हैं और वो किस तरह इन ख्वाबों को हकीकत बना रहे हैं, ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन इस पैकेज के बाद, एक ब्रेक के बाद, सो स्टे विद अस, स्टे विद आज पाकिस्तान। सेहत और तंदुरुस्ती अल्लाह ताला की बड़ी नेमतों में शामिल हैं।
जिंदगी की मुश्किल का उनसे पूछें जो किसी जिस्मानी माजूरी का शिकार हैं। माजूर अफराद के साथ इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माजूरों का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का आगाज 1992 में अक़वाम मुत्तहिदा में माजूर अफराद की दादरसी के लिए करारदाद पास करके किया गया। WHO के मुताबिक इस वक्त दुनिया में 1 बिलियन अफराद अपाहिज हैं, यानी दुनिया की आबादी का 15% उन लोगों का है जिन्हें तरक्की पजीर मुमालिक में बोझ समझा जाता है। WHO के मुताबिक पाकिस्तान में माजूर अफराद की तादाद 3 मिलियन के लगभग है, जो मुख्तलिफ नौइयत के मसाइल से दो चार हैं। इस दिन को आलमी सतह पर मनाने का मकसद माजूर अफराद के साथ इज़हार यकजहती और उन्हें किसी भी तरह के एहसास कमतरी का शिकार होने से बचाकर उनको जिंदगी के धारे में शामिल करना है। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और यकीनन हम बात कर रहे हैं आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के हवाले से। मेरे पास एक ऐसा पैनल मौजूद है जो बड़ा क्लोजली काम करता है इन लोगों के साथ जिनकी ज़िंदगियां हमसे मुख्तलिफ हैं, वो डिफरेंटली एबल्ड हैं, और आज जानने की ये भी कोशिश करेंगे कि हम बतौर माशरा, बतौर सोसाइटी किस तरह उनकी ज़िंदगियों को और आसान बना सकते हैं। हाउ कैन वी एक्सटेंड मोर सपोर्ट, क्योंकि आफ्टर ऑल ज़िंदगी दूसरों के लिए आसानी पैदा करने का ही नाम है। हमारे साथ आज मौजूद हैं इस्लामाबाद से ओन अब्बासी साहब। जैसा कि आप जानते हैं ही इज़ द चेयरमैन ऑफ बैतुल माल, पहले भी हमारे प्रोग्राम में इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे के हवाले से रह चुके हैं, और आज ख़ास तौर पे जानना चाहेंगे कि विफाक के लेवल पे बैतुल माल के प्लेटफॉर्म से क्या कुछ किया जा रहा है फॉर द डिसेबल्ड, फॉर द डिफरेंटली एबल्ड पीपल। अस्सलाम वालेकुम ओन, क्या हाल चाल है आपके? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक है। और आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। थोड़ा मुझे बताइएगा कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के हवाले से जो कॉन्सनट्रेटेड एफर्ट्स रही हैं बैतुल माल की इस हवाले से, उसके बारे में लोग जानना चाहेंगे। हाउ बिग आर दे ऑन योर एजेंडा, बिकॉज आपका एम्बेड, हम उस दिन भी बात कर रहे थे कि बहुत बड़ी अम्ब्रेला है, बहुत बड़ा स्कोप ऑफ वर्क है आपके पास। यू आर टेकिंग केयर ऑफ द विडोज, द ऑर्फन्स, बेसिकली द अंडरसर्व्ड। हमारे लिए ये बड़ा मेरे ख्याल में लम्हा फिक्रिया है कि हमारी सोसाइटी में इवन द डिसेबल्ड पीपल कम इन टू दैट category, come into that bracket of underserved people. तो आप जरा बताइएगा कि खास तौर पे through your platform what has been done. Thank you Sidha for inviting me to your show. बैतुल माल के वैसे जैसे आपने बताया हमारा स्कोप तो बहुत बड़ा है और हम बहुत सारे फील्ड्स में काम कर रहे हैं, लेकिन अगर पर्टिकुलरली का बात की जाए डिसेबल पर्सनस के हवाले से, तो आपको जान की खुशी होगी कि बैतुल माल ने पिछले 10 साल में हमने जो इन स्पेशल पर्सनस के ऊपर जो माली मामलत की है, जो कैश के थ्रू इनकी असिस्टेंस की है, दैट इज़ मोर देन 30 करोड़ जी, और कम से कम कोई 17,000 के लोग हैं जिनकी हमने हेल्प की है। इसके अलावा आपको अंदाज़ा है क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल लिम्ब्स लगाए जाते हैं, इसमें जॉइंट रिप्लेसमेंट्स होती हैं, इसमें हेयरिंग किट्स लगाई जाती हैं, उसमें भी कम बेश हम 20 करोड़ के करीब और कोई 5,000 लोगों के हमने इसमें मेडिकली उनकी हेल्प की है, वो भी हम कर चुके हैं। लेकिन जैसा कि आपका पैकेज बता रहा था कि 1992 में जब पहली दफ़ा UN ने डिक्लेयर किया था आज 3 दिसंबर को डिसेबिलिटी डे के हवाले से, और उसके बाद फिर 2006 में एक कॉन्वोकेशन भी हुआ था जिसमें इनके राइट्स के हवाले से हुआ, और आपको ये जान की बड़ी खुशी हुई कि जो 2018 का इस जो UN का गोल है वो है एम्पावरिंग द डिसेबल्ड पीपल विद इंक्लूसिवनेस एंड इक्वालिटी। इसके हवाले से अब बैतुल माल जो है ना बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। कल मैं मुल्तान में था, वहाँ पे जो सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन्स है उनकी एक कन्वेंशन था, अटेंड किया, तो मुझे ये जान के पहली दफ़ा एहसास हुआ कि इनकी जो व्हील चेयर की रिक्वायरमेंट्स हैं वो कस्टमाइज्ड होनी चाहिए, अदरवाइज ये दे कैन नॉट परफॉर्म वेरी वेल। सो अब इन चीज़ों को जहन में रखते हुए तो हम बैतुल माल सोच रहे हैं कि अब वो चीज़ें जो एग्जैक्ट इनकी रिक्वायरमेंट्स है उसके वाले से काम करें, और आने वाले दिनों में हमारा जो अपना एम्बेट है वो लेजिस्लेशन की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि बैतुल माल अपनी गवर्नमेंट को बता सकता है इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। जैसे कि आपने फरमाया कि जी बिल्डिंग्स में एक्सेस नहीं है, रेलवे स्टेशन पे जाएँ तो वहाँ पर एक्सेस नहीं है, तो इस हवाले से हम जो अपना स्कोप जो वो फर्दर बढ़ाने। थैंक यू ऑन, आपको गुफ्तगू में शामिल रखेंगे, हमारे साथ आप रहिएगा। और अब मैं हमारे कराची के जो मेहमान हैं उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी। एक हमारे सुपरस्टार हैं
हैं जी। मिलो पाकिस्तान में आप इनसे पहले भी मिल चुके हैं, अपनी बातों से, अपनी ख़ास वीडियो से। वी लॉगर तो ये मशहूर हैं ही, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है वो इनकी ये है कि इन स्पाइट ऑफ द चैलेंजेस दैट ही इज़ फेसिंग, ये अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंड एज नॉर्मल एज पॉसिबल, यानी अपनी वो जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि शुक्रगुजारी, एक एक चीज़ पे ग्रैटिट्यूड लाना कि जी जो आज का दिन है उसको मैं कम्प्लीटली सीज करूँगा। मैंने अभी हाल ही में इनकी एक वीडियो देखी हुई, ही वाज एट द बीच, और वैसे भी बीच पे या समंदर के किनारे एक बड़ा कामिंग इफेक्ट होता है, पर इट वाज स्पेशली गुड टू सी हिम देयर एंजॉयिंग द स्मॉल जॉयज ऑफ लाइफ। और ये अपने मिसाल के ज़रिए लोगों को ये बताते हैं कि ज़िंदगी एक बहुत बड़ी नेमत है और इसको भरपूर तरीके से जीना चाहिए। हमारे साथ मौजूद है नमीर उस्मानी। अस्सलाम वालेकुम नमीर, क्या हाल चाल है? आज भी बहुत स्मार्ट लग रहे हो। आज शर्ट किसने पिक की? अम्मी ने? मैंने खुद की है। आज तुमने खुद की है, ये बात हुई ना। अच्छा मुझे ये बताओ, पिछली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में जब तुम आए थे तो तुमने एक भरपूर बात की थी और मेरे ख्याल में उसकी बहुत रसाई भी हुई, जहाँ पे तुमने कहा कि तुम क्योंकि पढ़ना चाहते हो बट यू कांट राइट, तो उसके हवाले से हमारा जो लोकल सिस्टम है वो तुम्हें मराद दे या एटलीस्ट सपोर्ट करे, उसमें कोई तुम्हें पेशरफ्त होती हुई नज़र आई और अब आगे क्या ख्वाब है? मैं यही चाहता हूँ कि जो है मुझे जो मैथ्स में मसला होता है, असल में बाकी सब्जेक्ट्स में इतना नहीं होता, मैथ्स और फिज़िक्स में, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स करने होते हैं तो न्यूमेरिकल्स में डिक्टेट करने में मुश्किल होता है, टाइम भी लगता है। हाँ। तो टाइम भी एक्स्ट्रा नहीं देते, तो यही कहना चाहता हूं। एक दफ़ा फिर हमारे प्लेटफॉर्म से हम नमीर की इस अपील को आप तक पहुंचाना चाहेंगे, जितने बाअसर लोग हैं, ख़ास तौर पे सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट, फेडरल एजुकेशन डिपार्टमेंट, कि अगर पीपल विद स्पेशल एबिलिटीज़ जिनके पास जिनके अपने चैलेंजेस हैं, फ़िज़िकल चैलेंजेस हैं, उनको और मज़ीद वक्त की ज़रूरत है, उनके लिए स्पेशल कोटा ज़रूर होना चाहिए। नमीर को यहाँ बुलाने का मकसद था कि दिस इज़ अ पर्सन, कभी कभार हम इशूज़ पे बात करते हैं तो जब तक जिस शख्स पे वो गुजर नहीं रही होती, अगर वो फेस, वो चेहरा, वो शख्सियत आपके सामने ना हो तो ये प्रॉब्लम्स आप उतनी अपनाइयत से उस तरह अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। हमारे साथ बिलाल भाई भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। और आपके साथ आपके बेटे वकार भी यहाँ हैं। वकार ऑफ कोर्स हैज़ चैलेंजेस, फिजिकल चैलेंजेस, और ये 4 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पे हैं। बिलाल भाई से जानना चाहेंगे कि हर वालिद की तरह वालिदैन का तो ख्वाब यही होता है कि बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर किया जाए, तो इनकी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह हम बतौर माशरा उनको सपोर्ट कर सकते हैं? बिलाल भाई ये बताइएगा कि जब आपने देखा कि वकार की डेवलपमेंट आम बच्चों जैसी नहीं है तो इनको फिर ज़्यादा वक्त आपका और आपकी मिसेस का दरकार होगा, उससे आप लोगों की ज़िंदगियों में क्या तब्दीली आई थी? तब्दीली ये बस हम ये समझ रहे हैं कि ये अल्लाह का एक नेमत है, हमारे पास है, लेकिन हम भी चाहते हैं कि हमारा बेटा अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, चले फिरे, लेकिन बस कुछ मुश्किलात ऐसी हैं कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, और इनका इलाज माल जा। अच्छा, और जो आम दिनों में जिस तरह ये अब व्हील चेयर बाउंड हैं, इनको समझने में, बात करने में दिक्कत होती है, तो घर में कौन इनकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लिए होता है? इनके मेरी वाइफ है जो सब कुछ इनका करती है, बाकी मैं खुद भी अभी 2 साल से बिल्कुल गिरा हुआ था छत से, मेरा पाँव का हड्डी टूट गया, फिर मैं तो सारा दिन। बिलाल भाई, लोगों को एहसास है, यानी आपके इर्द गिर्द जो आपके घर वाले थे या आपके मोहल्ले में जो लोग होते हैं, वो आपके चैलेंजेस को, ख़ास तौर पे ये लाइफ का जो एक, यानी ये किसी पे भी वक्त आ सकता है, किसी के घर में भी ऐसा एक फैमिली मेम्बर हो सकता है, वो रियलाइज़ करते हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं, या आपको लगता है कि उनके रवैयों से कभी कभार आप दिल बर्दाश्ता भी होते हैं? बहुत दिल बर्दाश्ता होता हूँ, क्योंकि आजकल तो दुनिया में किसी के पास इतना वक्त ही नहीं है कि वो दूसरों के मसलों में अपने आप को शामिल करे, लेकिन कुछ दोस्त यार ऐसे हैं जो मेरे साथ, जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, जैसे अमजद भाई हैं, और कुछ मोहल्ले में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ मैं इनको जो मैनेज कर लेता हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि शुरू से लेके अब तक कभी आपके हौसले में, आपकी हिम्मत में कमी आई हो? नहीं, बिल्कुल। और आपके ख़ास तौर पे आपकी वाइफ के साथ, यानी अगर आप में से कोई एक कभी कमज़ोर पड़ने लगता है तो वो कौन होता है और दूसरा किस तरह उसको सहारा दे? कमज़ोर मैं ही होता हूँ। जो मेरी वाइफ है, जिसकी माँ, वो तो बिल्कुल हमेशा माशाल्लाह पॉजिटिव रहती हैं, वो ही हमें सहारा देती है कि दिल बर्दाश्त ना हो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। सही। और इनका अपने बहन भाइयों से रिश्ता कैसा है? बिल्कुल
सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये दूसरों को तंग नहीं करता, ये अपनी दुनिया में मगन है, बस टीवी के सामने बैठे रहे या कोई मोबाइल फ़ोन इनके हाथ में, हाँ। उनके साथ ही सारा दिन है। वैसे मेरे साथ होते हैं ज़्यादातर दुकान में 6-8 घंटे वहाँ पे गुजार लेते हैं। अच्छा, म्यूजिक वगैरह सुनने का शौक है? क्या चीज़ पसंद करता है? बलूची वीडियोज़ ही देखते हैं, गाने वगैरह, क्योंकि वो समझ आती है, आप लोग घर में बलोची बोलते हैं। अच्छा नमीर, मुझे आप बताओ कि व्हेन यू टॉक अबाउट योर फ्रेंड्स, जब उनके साथ जाते हो, लाइफ, हाउ इज़ लाइफ दीज डेज? ठीक है, एक तुम्हारा पढ़ाई पे कंसंट्रेशन है, ज़िंदगी के बहुत सारे इश्यूज़ को तुम एज अ वीडियो बना के भी डालते हो, वो कौन सी चीज़ें जो वीडियो में आज तक तुमने कभी लोगों से शेयर नहीं की? मैंने आज तक अपने शेयर मतलब फ्रेंड्स नहीं दिखाए वीडियो में। ओके। वो भी इंशाल्लाह जल्द दिखाऊंगा। ओके। फ्रेंड्स जो हैं काफ़ी सपोर्टिव हैं मेरे और अच्छे भी फ्रेंड्स हैं। कितना टाइम उनके साथ, क्या टाइम स्पेंड करते हो? बातचीत में ही, या कुछ तुम लोग गेम्स खेलते हो अपनी ज़िंदगी को भरपूर बनाने के लिए, या जैसे बाकी जो यंगस्टर्स चीज़ें कर रहे हो तो उसमें कैसे पार्टिसिपेट करते हो? गेम्स खेल लेते हैं, या तो कॉल करता हूँ दोस्त को कि यार ये गेम खेल रहा हूँ, तुम भी आ जाओ, कोई है नहीं साथ खेलने के लिए, तो वो आ जाता है खेलने। सही। या तो फिर कहीं मीटअप कर लेते हैं सारे। अच्छा, मीटअप का तुमने यहाँ पे जिक्र किया तो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, पब्लिक एक्सेस बिल्डिंग्स में क्या हाल है तुम्हारा? यानी तुम्हारा अपना क्या एक्सपीरियंस रहा है? कितनी दिक्कत आती है? मुश्किल है? नहीं, मुश्किल तो नहीं है, बस उधर ही उस जगह पे जाके मुश्किल होती है, यहाँ थोड़ी व्हीलचेयर की मतलब। तो नई बिल्डिंग्स में तो उन्होंने एक्सेस बनाए हुए हैं, जो पुरानी अगर बिल्डिंग हो तो उसमें जाने में मसला होता है। अच्छा, और सिंपल चीजें लाइक जैसे यंगस्टर्स सिनेमा जाना पसंद करते हैं, कॉफी शॉप्स जाना पसंद करते हैं, वहाँ का एक्सेस नॉर्मल है, आसानी से हो जाता है? ओके, सो दीज आर, यू नो, दिस इज़ व्हाट वी वांटेड टू से और हाईलाइट यहाँ पे कि पाकिस्तान में जो नई बिल्डिंग्स बन रही हैं उसमें तो शायद लोगों ने इस बात का ख्याल रखा है, लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि ये भी बाकायदा एक साइंस है। कहा जाता है कि अगर आपने 2 फीट ऊंचाई रखनी है, मिसाल के तौर पे आपका यानी 2 फीट की हाइट है और उसको आपने एक्सेस देना है, तो 2 फीट की ही लंबाई होनी चाहिए आपके उस रैंप की। अक्सर आप देखिए कि रैंप बराए नाम बनाया तो जाता है, लेकिन उसका एंगल, उसकी चढ़ाई इतनी ज़्यादा स्टीप होती है कि अगर कोई शख्स अपनी व्हीलचेयर खुद हैंडल कर रहा है तो उस पर चढ़ना या उसको एक्सेस करना मुश्किल होगा। सो व्हाई आर वी मेकिंग डिसेबल्ड पीपल मोर डिपेंडेंट? यानी जब तक उनके पास कोई उनकी लुक आफ्टर करने वाला ना हो तो उनके लिए बहुत सारी जगहों का एक्सेस मुश्किल है, क्योंकि हम हमेशा इस अजम्पशन के साथ चलते हैं कि अगर कोई शख्स व्हील चेयर पे है तो उस व्हील चेयर को धक्का देने वाला या उसको सहारा देने वाला कोई और शख्स उनके साथ मौजूद होगा। वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट पीपल जो अपनी व्हील चेयर्स खुद चला रहे हैं या खुद अपने तरीके से लेके चल रहे हैं। हमारे साथ ऑन मौजूद हैं, दोबारा गुफ्तगू उनके पास लाना चाहूँगी। ऑन, ये जो अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे माशरे में भी बदलाव आ रहा है और अभी हम शायद डिसेबल्ड लोगों को सिर्फ व्हील चेयर बाउंड पीपल की बात कर रहे हैं, इसमें और बहुत सारे जाविये भी आते हैं, जो लोग बीनाई से महरूम हैं, जो लोग कुव्वत समात से महरूम हैं, उनके लिए हम क्या कर पा रहे हैं बहैसियत माशरा? कह रहा था 2018 का जो फोकस हमारा यूएन ने इसमें दिया वो है इंक्लूसिवनेस, इक्वालिटी का। जी। इशू ये है कि सोसाइटी के 2 चैप्टर्स हैं जो बहुत इग्नोर है। एक तो स्टेट का अपना फेलियर है कि स्टेट उस चीज़, इनके जो अपने जो राइट्स हैं स्पेशल पर्सन्स के, या इनके जो असल मतलब इनके हवाले से जो उनको तैयारी करनी चाहिए, एक तो वो इग्नोर कर रही है। दूसरा इशू है सोसाइटी के लोगों का कि हमारे जो ये रहने वाले लोग हैं ये इस चीज़ को फील ही नहीं कर पाते कि ये जो तबका है इनके जो राइट्स हैं वो उतने ही इक्वली इंपॉर्टेंट है जितने आम लोगों के। आप देखिए दुनिया में ऐसे बड़े बड़े लोग मौजूद हैं वेस्टर्न सोसाइटीज़ में जिनके साथ ये स्पेशली डिसेबल्ड लोग थे और उन्होंने बड़ी तरह की, स्टीफन हॉकिंग का नाम हम सब जानते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा फिजिस्ट था, उसके न्यूरॉन मोटर्स का इशू था। जैसे आप नमीर की बात कर रहे हैं, आपने अगर स्टीवी वंडर्स का नाम सुना हो, एक काला था उसका और म्यूजिशियन था लेकिन ही वाज ब्लाइंड, वो देख नहीं सकता था। जॉन नाश का आपने नाम सुना हो, मैथमेटिशियन था बट ही उसके साथ शिज़ोफ्रेनिया उसकी बीमारी थी। इस तरह बहुत सारे नाम मैं ले सकता हूँ। बेथोवेन का नाम शायद आपने सुना हो, बहुत बड़ा म्यूजिशियन, पियानो प्लेयर था लेकिन वो डेफ था। उससे लिए कि वेस्टर्न सोसाइटी में हम लोगों को प्रमोट करते हैं, हम इन लोगों को अपनी सोसाइटी का पार्ट समझते हैं। शोभा किस्मत ऐसा है कि हमारे पाकिस्तान में या हमारी इस एशियन सब कॉन्टिनेंट में इन लोगों को जरा बोझ समझा जाता है। पहला काम जो करना पड़ेगा वो स्टेट को ओन करना पड़ेगा। आपने वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बना दिए, आपने स्पेशल एजुकेशन के स्कूल्स बना दिए, लेकिन क्या आपने ये सोचा कि जब आप इनको अलहदा करके दूसरे स्कूल्स में ले जाते हैं तो जब ये सोसाइटी का पार्ट बनने के लिए स्कूल से पढ़ के वापस आते हैं, सोसाइटी इनको कबूल नहीं कर पाती। इस इशू के ऊपर गवर्नमेंट को सबसे पहले हेड ऑन जाना पड़ेगा। आई एम श्योर हमारी गवर्नमेंट इसको रियलाइज करती है
और आने वाले दिनों में आप ये देखेंगे कि इनके हवाले से अब कल जब मैं सोच रहा था, मैं जब मुल्तान में था, तो एक बड़ी अमेजिंग फैक्ट आया। आपको पता है कि स्पेशल पर्संस के लिए जो पार्क्स हैं दुनिया में वो अलग बनाए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ बैठने के हवाले से जो बेंचेस हैं वो डिफरेंट होते हैं, वहाँ पे जो झूले लगाए जाते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वहाँ पे जो पेरेंट्स आते हैं उनके बैठने के और उनको वहाँ पे जो एक एंटरटेन करने के हवाले से जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत डिफरेंट होती हैं। जैसे आप अभी बात कर रहे थे ये अपना जलाल और वकार की, असल जो टॉर्चर है वो वकार को तो हो ही रहा होगा, लेकिन जिस फेज से उसकी वालदा या उसका वालिद गुजरा है उसके बारे में भी सोसाइटी को सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेंटली तौर पे जितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बाज़ औक़ात या डिस्टर्ब हो जाते हैं, वहाँ सोसाइटी अपना रोल प्ले करने के लिए आगे आ सकती है और इनके लिए बहुत कोई इजाज़त है। अच्छा, और आपकी बात को मैं इस तरह आगे बढ़ाऊंगी कि अगर हम देखें, वाकई आपकी बात सही है, आपने बहुत सारे लोगों की तरफ इशारा किया कि इंटरनेशनली वर्ल्ड ओवर क्योंकि उनके लिए मौके क्रिएट किए गए, उनको माशरे ने अपनाया, उनको और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी, तो लोगों ने भी स्पेशल एबिलिटीज़ के बावजूद, स्पेशल पर्सन होने के बावजूद अपने आप को अपनी फील्ड में मनवाया, अपना लोहा मनवाया एंड एज अ बीकन ऑफ एक्सीलेंस बनकर उभरे। पाकिस्तान में भी हाल ही में हमें एक ऐसी मिसाल मिलती है, मिसालें कम हैं लेकिन जो मिसाल है उसको ज़रूर शेयर करना चाहिए। मेरी टीम अभी आपके साथ उनकी तस्वीर भी शेयर करेगी एंड आई एम श्योर दैट यू हैव सीन हिम ऑन एयर एज वेल, ऑनलाइन एज वेल। ये बात बड़ी मशहूर हुई कि यूसुफ सलीम बिकेम द फर्स्ट सिविल जज ऑफ पाकिस्तान जो कि विजुअली इम्पेयर्ड हैं, वो क़ुव्वत बिनाई से महरूम हैं, लेकिन एक जज बनने के लिए ऑब्वियसली आपको लॉ पढ़ना पड़ता है, लॉ की डीलिंग्स होती हैं, उसके एग्जाम्स में पेयर करना पड़ता है। सो अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट द एबिलिटी टू सी एंड डिस्पाइट ऑफ दैट ही वाज एबल टू लुक आफ्टर ऑल दोज चैलेंजेस। हम कोशिश कर रहे थे कि आज यूसुफ सलीम हमारे साथ मौजूद हों, लेकिन अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं हो सके, लेकिन बहुत जल्द हम आपको पाकिस्तान के हमारा मिलो पाकिस्तान से में जो सेगमेंट है या एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के तौर पे उनसे ज़रूर बात करेंगे। लेकिन ऑन जो आपने यहाँ पे सारी बात की, फैमिलीज़ का जो चैलेंज होता है, आई थिंक अ स्पेशली एबल्ड पर्सन अपनी सबसे ज़्यादा जो विड्रॉ करता है अपनी स्ट्रेंथ, अपनी जो एबिलिटी, अपना हिम्मत, अपनी ताकत अपने माँ बाप को और अपनी फैमिली को बनाता है। हम आपसे पूछना चाहेंगे, बैतुल माल के थ्रू आपने हमें कहा था और आज बिलाल भाई के लिए एक हो सकता है खुशखबरी भी हो, आप कोई सपोर्ट वकार के लिए करना चाह रहे थे, हम चाहते हैं कि वो ज़रूर आप हमें बताइए। मुझे बड़ी खुशी होगी क्योंकि मुझे वकार की जब बातें यहाँ सुन रहा था और उसकी वीडियोस के वाले से, लेकिन ऐसे अगर बच्चे आगे आएंगे ये इंस्पिरेशन बनेंगे उन तमाम लोगों के लिए जो सोसाइटी में बसते हैं। सो आपके इस चैनल के प्लेटफॉर्म से मैं कहूँगा कि वकार के लिए मैं एक कैश जो है ना असिस्टेंस का ऐलान कर देता हूँ ताकि अपना कारोबार थोड़ा सा कर सके और चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कर सके। और जहाँ तक जलाल भाई और वकार के लिए मैं ये भी कहता हूँ अपनी टीम को, जो सिंध वाली टीम है, उनसे लेके इनके जो इलाज माले में जितनी माली मामनत हो सकती है वो भी करवाएंगे और इनका इलाज भी करेंगे। जबरदस्त। और दूसरा ये कि बिकॉज यू हैव सच अ रोबस्ट प्रोग्राम ऑन, तो मैं जरूर चाहूंगी, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन होगी क्योंकि हम नमीर को अक्सर बुलाते रहते हैं प्रोग्राम में एंड आई सी हिम, आप जरूर इसके वीलॉग्स भी देखिएगा एंड यू शुड पिक हिम अप एज एन एम्बेसडर। आपके क्योंकि इतने ज्यादा इवेंट्स होते हैं जिसमें पीपल जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, जो जिनकी खास चैलेंजेस हैं, वो अपनी जिंदगी को जिस तरह आगे बढ़ के चल रहे हैं, उनको हौसले की और मोटिवेशन की बहुत जरूरत होती है। सो हिज मोटिवेशनल स्पीचेस are out of the world and I think you should take him on board for Baitul Mal events and projects as well. We certainly will. चलें और इसी के साथ बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद ये हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, आप हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आज पाकिस्तान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और ख़ास तौर पे बिकॉज देखिए हर इंसान जो ज़िंदगी में किसी न किसी मुश्किल, किसी चैलेंज से गुजर रहा है, उसके लिए हौसला, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ और इनकरेजमेंट बहुत मायने रखते हैं। लेकिन आज जितने भी मेरे मेहमान हैं वो सभी के सभी मेरे ख्याल में मिलो पाकिस्तान है कि कैंडिडेट्स हैं। फिर भी हमने ख़ास तौर पर आज के सेगमेंट में तलहा को दावत दी है। तलहा के बारे में मैं क्या बताऊँ, सबसे पहले एक पैकेज देखते हैं, उनकी इंट्रोडक्शन है, उनकी ज़िंदगी की जर्नी सो फार, और फिर उनसे गुफ्तगू भी करेंगे। So let's take a look.
कराची का एक ऐसा बाहिम्मत नौजवान जिसने माजूरी को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनाया। जी हाँ, ये है तलहा अली, जिनका एक हाथ नहीं मगर हुनर उसका दूसरा हाथ बन गया है। बेचारा माजूर है मगर हक हलाल की रोजी कमा रहा है, किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहा है। ये सबक लेना चाहिए इंसान को कि देखें अगर कोई माजूर है कुछ मगर मेहनत करके वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है। इन्होंने अपनी माजूरी को पीछे छोड़ते हुए जज्बा दिखाते हुए काम किया है और इसमें तो मैं कहता हूँ हुकूमत हो या कोई भी हो उसको जो है ना इनका ख्याल करना चाहिए। आला तालीम याफ्ता नौजवान तलहा सोलर पैनल और गाड़ी की बैटरी से सोल्जर बाजार में फोटोस्टेट मशीन चला रहा है। ये एक इंजीनियर भी हैं, IT के भी स्टूडेंट हैं। जो इनकी काबिलियत है, इनकी मेरिट पे इनको गवर्नमेंट को चाहिए कि नौकरी दे। तलहा अपने घर का वाहिद कफील है और बाइज्जत तरीके से रोजगार कमा रहा है। माजूर आदमी है लेकिन काम कर रहा है, किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहा। इससे बहुत ये सबक मिलता है कि खुद अपनी हलाल रोजी कमाए। इनको देख के बड़ा दिल खुश होता है और हमें हौसला मिलता है। तलहा मुआशरे के हर फर्द के लिए मिसाल है कि अगर हिम्मत हो तो कोई भी मुश्किल आड़े नहीं आ सकती। जी जनाब, आपने देखा कि अगर हिम्मत हो, हौसला हो तो आप कहीं ना कहीं टैलेंट अपना रास्ता बना लेता है। इनोवेशन के ज़रिए ही आप आगे बढ़ते हैं। आज हो सकता है तलहा के पास इतने वसाइल ना हो कि वो अपनी दुकान, अपना कोई एक सेटअप इस तरह का कर सकें, लेकिन एक सोलर पैनल से और गाड़ी की बैटरी से भी फोटोस्टैट चलाया जा सकता है, उसको मैनेज कर रहे हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे ज़बरदस्त आइडियाज़ हैं। मैं इनसे जब ऑफलाइन बात कर रही थी, बिकॉज ही इज़ एन IT स्टूडेंट, तो इन्होंने सबसे पहले एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जिसके थ्रू ये मशीन्स या सैंपल्स की जो एक्सपायरी थी वो पहले ही सिस्टम अलर्ट कर दे। इस हवाले से ऐसा इन्होंने सिस्टम डिज़ाइन किया था। फिर क्या वजह बनी कि इनको स्विच ओवर करना पड़ा। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तलहा जी, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक। तलहा, लाइफ में हम सब किसी ना किसी चैलेंज के सामने हैं। आपके बारे में जब लोग राय कायम करते हैं तो इमीडिएटली आपकी फ़िज़ीक को देख के, आपकी हाथ ना होने को देख के उसको एक यानी अज्यूम कर लेते हैं कि ये आपका सबसे बड़ा मसला है। क्या आपका भी ख्याल यही है? आप भी समझते हैं कि ये दिस इज़ योर बिगेस्ट चैलेंज? जी बिल्कुल, मेरा ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जाहिर सी बात है कि करे तो करे क्या, खाली तो बैठना बेकार है कि अगर जॉब ना हो कि इंतज़ार करते रहें, सर्वे करते रहें, अप्लाई करते रहे कि अभी रिस्पांस मिलेगा, अभी रिस्पांस मिलेगा। जब तक रिस्पांस नहीं मिलता तो खाली हाथ तो बैठना बेकार है। तलहा, कितनी आज तक अगर एक अंदाजे के मुताबिक कहो, बिकॉज क्वालिफाइड हो अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी जॉब्स को आज तक अप्लाई किया होगा जहाँ पे नाकामी हुई है? तकरीबन अब तक 200-250 तो मैं अप्लाई 200-250 जॉब्स। और कभी कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जो आपको मौका देना चाहता हो? यानी ज़िंदगी में हमारी जर्नी होती है ना, कुछ अच्छे लोग भी मिलते हैं कभी लाइफ में। एक जाहिर सी बात है, मुझे काफ़ी इस टाइम को छोड़े हुए तकरीबन 4 साल हो गए। एक जब काम छोड़ देता है उसमें जंग आने लग जाता है, तो उसकी भी वजूहत है। दूसरा, मुझे शायद ऐसा लगता है कि शायद मेरे हाथ की वजह से कोई मुझे नहीं करता हो, क्योंकि मैंने CV में अपने हर चीज़ लिखी हुई है अपने बारे में, कोई चीज़ छुपाई नहीं है। तो हो सकता है शायद उसकी भी वजूहत हो, लेकिन फिर भी जैसे तैसे गुजर बसर कर रहे हैं। अच्छा, और आज अगर तुमसे पूछा जाए कि किसी के पास कोई जादू की छड़ी है, कोई आके तुम्हारे मसले हल करना चाहे और तुम्हें कहे कि भाई क्या एक चीज़ है जिसमें तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, तो फिर क्या कहोगे? मुझे जो है एक बंदे ने, एक शख्स ने उधार पे जो है, यानी ये समझ ले कि सुजुकी दी है कि उसने ये कहा था कि 1 साल तक तुम ये चलाओ, उसके बाद जो है मुझे इंस्टॉलमेंट में पैसे अदा करते रहना। लेकिन वो सुजुकी 79 का मॉडल है और इतना पुराना है कि बहुत तंग करती है, अभी भी वो ख़राब ही पड़ी है। सही। तो अभी मैं उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो पैसे मैंने बचाए थे केबिन बनाने के लिए वो पैसे भी सुजुकी में लग गए। अब आगे मैं खुद सोचा करूँ तो करूँ क्या, टायर ख़त्म, सुबह जाओ तो पंचर मिलती है, जिसकी वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। यानी वो बेसिक चीज़ें हैं जिसमें तुम्हें थोड़ी माली मुआवनत की ज़रूरत है। जैसे कि हफ्ते में 5 दिन नादरा में काम होता है जी, सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो सैटरडे संडे में सुजुकी स्टैंड पे जाके खड़ा हो जाता हूँ, कोई बुकिंग लग जाती है। तो ये कि
चलता रहता है सिलसिला। अच्छा, यूजुअली आपने अपने आप को पोजीशन किया नादरा के दफ्तर के सामने जहाँ पे लोगों को फोटोस्टैट्स की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है और अंदर ऑब्वियसली इतने दस्तावेज़ात को उनको फोटोस्टैट करके ले जाना पड़ता है। एक मैं चीज़ इस पैकेज में नोटिस कर रही थी जो मुझे लगता है कि मेरे दिल को भी चुभी और शायद आपको भी ये तकलीफ़ देती हो कि हम जब कहते हैं ना माशरे का रवैया, तो लोग बात तो कर रहे हैं, मदद करने की भी कोशिश कर रहे हैं, आपको सराह भी रहे हैं, लेकिन चॉइस ऑफ वर्ड्स, लफ्ज़ों का जो इंतखाब होता है उसमें कभी ना कभी आपने लफ्ज़ बेचारा सुना होगा। ये लफ्ज़ चुभता है? हर दिन मैं सुनता रहता हूँ। क्या फीलिंग होती है जब लोग कहें कि बेचारा? बैड फीलिंग। बैड फीलिंग, इट्स नॉट अ गुड फीलिंग। बिल्कुल। तो कभी पलट के कहा है कि नहीं, क्या बेचारे की क्या बात? गुस्सा आया इतना? नहीं, कभी गुस्सा नहीं आया, लेकिन मैं लोगों को देखता जरूर हूँ कि ये हमारी मुल्क की कौम है। हाँ। इनमें थोड़ी कमी है, शऊर की कमी है, तालीम की कमी है, तो इसी वजह से। और आप हमारे साथ मौजूद हैं। आपने जिस तरह कहा कि वैसे तो पाकिस्तान टेक्स प्राइड इन द फैक्ट कि हम बहुत ही चैरिटेबल नेशन हैं, हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन ये जो लफ्ज़ों का इंतखाब है ये हमारी तरबियत की कमी है, हमारे एहसास की कमी है, क्या वजह है? यानी ये छोटी सी बात थी हालांकि, लेकिन ये मुझे चुभी। और जिस तरह मैंने तला से बात की तो ये कहते हैं मैं रोज़ सुनता हूँ ये लफ्ज़ और लोगों को एहसास भी नहीं होता कि वो जो अच्छी बात अपनी तरफ से कह रहे हैं लेकिन इससे मेरी दिल आज़ारी भी हो रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? इखलाकी इक़दार हमारे माशरे में ना वो थोड़े सा ना ज़बू हाली का शिकार हो गए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है जी। जब तक हम खुद ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करेंगे, हम अपने बच्चों को भी रियलाइज़ नहीं करवा सकते कि ये जो लोग हमारी सोसाइटी में बसते हैं इनको भी उतनी ही डिग्निटी से जीने का हक है जितना हमें। डिग्निटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, और ट्रस्ट मी हमारी सोसाइटी में शायद अब वो जो डिग्निफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म होते जा रहा है। मैं आपको एक छोटा सा कल का बता देता हूँ। कल जब मैं मुल्तान में था तो एक बच्ची ने मुझे कहा कि सर मैंने आपसे बात करनी है, वो व्हील चेयर पे थी। सो आई जस्ट वेंट क्लोज टू हर, तो उसने कहा सर आप काइंडली जरा बेंड डाउन करेंगे, मैं बात आहिस्ता से करना चाहूंगी। जब मैं उसके करीब गया तो उसने कहा कि मेरी ओवर एज हो गई है। अब मुझे उसका एज का अंदाजा नहीं था कि मेरी ओवर एज हो गई, अब मेरी शादी नहीं हो सकती। एंड अब ये भी मुझे अंदाजा नहीं कि मेरे माँ बाप का साया कब तक मुझ पर रहेगा, लेकिन मेरे पास जिंदगी इज्जत से गुजारने के लिए गवर्नमेंट मुझे कोई हेल्प कर सकती है कि शायद मुझे बस 12,000 रुपए की नौकरी दे दे। दैट वाज हार्ट टचिंग फॉर मी। आपको पता है हमारा 3% कोटा है हर जॉब्स का, जो प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर में, जो हमने इन स्पेशल पर्सन के लिए रखा हुआ, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं करते। मैंने आज ये सोचा है कि मैं आज जो मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स है आज उनसे बात करूंगा कि वो गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म में इस इशू को रेज करें और इनका जो जायज कोटा है जो कि अलाउड है, 2004 में इनको अलाउ किया गया था, उस पर काइंडली इन पे काम किया जाए और एक अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट की जाए प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी। और इसके अलावा आप क्या कहेंगे कि पूरी दुनिया में जो ट्रेंड अब चेंज हो रहा है, लोगों ने कहा कि जी जॉब सीकर्स के बजाय जॉब क्रिएटर्स बनाए जाएं। हमारे सामने तलहा एक जिंदा मिसाल के तौर पे मौजूद हैं जहां पे लोग ये कह रहे हैं कि डिसेबल्ड लोगों के लिए 3% का कोटा, उन्होंने आपके सामने कहा कि जी 200-250 जॉब्स के लिए अप्लाई किया था, हर जगह से मना ही हुआ, हर दरवाजा बंद ही मिला, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और अपना कारोबार शुरू करने की ठानी। जहां हम और लोगों को कारोबार में मुआवनत दे रहे हैं, क्या डिसेबल्ड लोगों के लिए, जो लोगों के पास वो एबिलिटीज नहीं है, डिफरेंटली एबल्ड हैं, ये स्पेशल पर्संस हैं, इनको कारोबार में मुआवनत के लिए आप कुछ मदद कर सकते हैं या आपको लगता है कि स्टेट को यहाँ पे स्टेप इन करना चाहिए? देखिए हमारी जो बैतुल माल का जो एम्बेट है वो बहुत छोटा है, हम इतनी ज़्यादा नहीं कर सकते। वो एक 10,000 रुपये का होता है कैश जो अनाउंस है, लेकिन मैं तला के लिए आपके प्लेटफॉर्म से एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर देता हूँ। इसकी सुजुकी भी ख़राब है और ये कारोबार मतलब करना भी चाहता है, एक्सपैंड करना चाहता है, तो मैं इसके जो है ना 50,000 रुपये बैतुल माल की तरफ से ले दूँ ताकि अपनी सुजुकी को मुरम्मत करा के चला सके, ताकि अपने आप अपने पैरों पर आप खड़ा सके। बट कीपिंग इन माइंड ये इतनी बड़ी इशू नहीं जो मैं कर रहा हूँ, असल इशू ये है कि मैं आज खुद जो है ना, मैं आपसे कह रहा था कि मैं आप एहसास नहीं कर सकते इस वक्त जो खुशी मैं तलहा की आंखों में देख रही हूँ, जो कि आंसुओं की शक्ल में हमारे सामने, बस आपको अल्लाह ताला ने एक वसीला बनाया है उनके लिए। मैं चाहता हूँ कि इसी सुजुकी ये चले, क्योंकि इसकी सुजुकी चलती का नाम गाड़ी और चलने के लिए हौसला चाहिए होता है। ऑन थैंक यू वेरी मच। मैं और आज पाकिस्तान की पूरी टीम आपकी बहुत मशकूर है। तला, डू यू वांट टू से समथिंग बिफोर वी हेड फॉर अ ब्रेक? मैं क्या बोलूं, बहुत ज्यादा इमोशनल मोमेंट है, बट ये समझ लें कि एक जरिया मेरे लिए बन गया है। वो भूखा सुलाता जरूर है
फूका उठाता जरूर है लेकिन फूका सुलाता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया तलहा, और यही मैसेज आज का उन तमाम लोगों के लिए भी है जो किसी ना किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं। उनको लग रहा है कि सारे रास्ते बंद हैं, एक अंधेरी गली है जिसमें वो फंस गए हैं। लेकिन ऑन का बहुत बहुत शुक्रिया, तलहा का यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह ताला इनके लिए इसी तरह वसाइल पैदा करता रहे। हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और उसके बाद वापस आएंगे एंड दिस डिस्कशन अबाउट द वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे विल कंटिन्यू। स्टे विद अस। अभी तो ठीक है, बहुत सारी गुफ्तगू हुई कि कोटा होना चाहिए, इसमें कोई कोटा नहीं था, इसमें कोई स्पेशली एबल्ड लोगों का कोई टिक मार्क नहीं करना था कि ओ आई एम कम्पीटिंग। शी वाज कम्पीटिंग अगेंस्ट, जिस तरह उरूज ने वेरी राइटली पॉइंटेड आउट, ऑर्डिनरी पीपल लाइक यू एंड आई। तो इनकी जो स्पेशल एबिलिटीज़ हैं उसमें भी इन्होंने आउटशाइन किया सबको। आबिया, इस वक्त आपने हमें प्रोग्राम शुरू होने से पहले बताया था कि आज कोर्ट में हेयरिंग भी है कुछ इसी हवाले से, सिंस यू आर इन द लाइम, मुझे उस बारे में बताइए। थैंक यू सो मच। बिकॉज आज जो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और इक्वालिटी और इंक्लूजन के ऊपर फोकस किया जा रहा है, तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ जो कि 10 to 15% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद है, उनके राइट्स और ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव में क्या हो रहा है। अभी तक जितनी भी लेजिस्लेशन पाकिस्तान में बनी है वो या तो चैरिटी बेस्ड अप्रोच या फिर मेडिकल रिहैबिलिटेशन के ऊपर फोकस कर रही थी। लेकिन जो यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज वो हमने साइन किया, रेटिफाई किया 2011 में, और अब तक जो है हमें पॉलिसी और लेजिस्लेशन की ज़रूरत थी। तो जो कोटा सिस्टम और जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के बात की जा रही थी, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। 2013 में हमने कोर्ट में जो है एक पिटीशन की सब डिसेबिलिटी स्टेक होल्डर्स ने मिलकर, और उस पिटीशन के अंदर ये बात कही गई कि कोर्ट जो है वो उसकी हियरिंग करें ऑन 3 दिसंबर, जो कि आज अभी हो रही है, और वहाँ पे ये डिसीजन लिया जाएगा होपफुली कि पॉजिटिवली इम्प्लीमेंटेशन की साइड पे, कि एक तो जॉब, एजुकेशन और स्पेशली जो वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ की कंसर्न्स हैं उनके लिए मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन या स्टेट क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है। खाली स्पेशल पर्सनस कह के या फिर उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डालकर हम अपना काम कंप्लीट नहीं कर सकते जब तक कि हमारी पॉलिसीज और लेजिस्लेशन। आपने जो मुद्दा उठाया वो मैं उरूज के पास भी लाना चाहूँगी। उरूज, बिकॉज आपका मुताला इसमें कहीं ज़्यादा है मुझसे, इसमें थोड़ी हमारी रहनुमाई कीजिएगा कि अगर हम अपने दीन की तरफ देखते हैं तो एक औरत की आइडेंटिटी, खातून की आइडेंटिटी मर्ज्ड होती है अपने रिश्तों के साथ, अपने महरम या अपने वली के साथ। जो पॉइंट आबिया भी यहाँ पे उठा रही हैं कि विमेन विद डिसेबिलिटीज़, जिनको हम अक्सर देखते हैं कि ना फैमिली ओन करती है, चलो माँ बाप जब तक हयात हैं तो आपको लुक आफ्टर करते रहते हैं, दीन हमारी कैसे रहनुमाई करता है अगर कोई खातून डिसेबल्ड है, सो व्हाट्स द चोजन वे फॉर हर? अच्छा, बहुत बेसिक बात मैं करूँगी इस हवाले से, वो ये कि एक दफ़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, मतलब एक मैं कैटेगरी बता रही हूँ आपको, और वो शी वाज मेंटली रिटार्ड, राइट, मजनून औरत थी। वो आई उनके पास और वो खड़ी रही, और उन्होंने असहाब किराम थे, उन्होंने एक साइड पे उनको करके वो बहुत देर और वो जो कहना चाहती थी वो सुनते रहे, और जब वो कह चुकी जो वो कहना चाहती थी, तो असहाबे कराम के पास जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो उन्होंने कहा कि ये तो आप जानते हैं कि ये मजनून औरत है और आपने इतने तहम्मुल से उसकी सारी बातें सुनी, तो यू नो वेरी ब्यूटिफुली ही सेड कि इसकी कोई नहीं सुनता, और अगर मैं भी नहीं सुनूंगा तो फिर इसकी कौन सुनेगा। अब ये बात कितनी बेसिक है, ये बात बहुत बेसिक है, मगर ये मैसेज बहुत बड़ा है। हम समझते हैं कि वो लोग जो भी मसले मसाइल हम उनसे कहते हैं इनका तो कोई हल नहीं, इनको एक साइड पे कर दो, बस दे शुड नॉट स्पीक, बट वी नीड टू एटलीस्ट लिसन टू देम, और कुछ नहीं तो कम से कम सुने तो सही उनके मसाइल क्या है। अच्छा, और सुनने के साथ साथ जैसे आबिया ने इशारा दिया कि एक तो चैरिटी बेस्ड अप्रोच है, यानी हमने किसी को देखा खुदा ना खास्ता जिसको मिसाल के तौर पे व्हील चेयर की ज़रूरत है या माली मुआवनत की ज़रूरत है, तो हमने फील गुड कर दिया, वंस अपॉन अ टाइम हमने समझा जी ये ज़कात का या हमारी मुआवनत का हकदार है। लेकिन जो यहाँ बात उन्होंने की कि डिग्निटी, आबिया बार बार इस पर जोर दे रही हैं और इस पर हम मज़ीद भी उनसे बात करेंगे कि आपको छोटा बनाए
बगैर, बेचारा कहे बगैर आपकी मदद करना इतने डिग्निफाइड तरीके से कि आप अपना सर वकार से इस माशरे में उठा सकें। बिल्कुल बिल्कुल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ। हम जो भी काम कर रहे हैं हिजाबीज़ के अंडर, उसमें इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखा जाता है और उससे बहुत बेहतरी आती है माशरे के अंदर। मसलन हमारा जो एक हेड मतलब मास्टर है हमारे, उनमें एक मास्टर साहब जो है he is differently able and he is so amazing। अगर वो मुझे मतलब अगर the way he works, वो जिस तरह से काम करते हैं, he is so competent। मैं बाकी जितने भी हैं मैं उनको मिसाल दे रही हूँ क्योंकि look at him the way he is working। तो बहुत ज़रूरी है कि उनको आप एक नॉर्मल तरीके से वो जो एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट है and make them feel that you are just like anybody else। Absolutely। और इसी थीम, इसी एसेंस के साथ आज का प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते, ब्रेक से वापस आएंगे। आबिया से और मेरी एक अच्छी गुफ्तगू इस हवाले से भी रही कि विमेन हु आर स्पेशली एबल्ड, जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, उनके मसाइल थोड़े से उजागर करने की ज़रूरत है जिनको शायद हम इनके बारे में कभी सोचते भी नहीं हैं। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं आज हमारे मेहमानों से। उरूज हमारे साथ मौजूद हैं कराची में, इस्लामाबाद में आबिया अकरम। और क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है इट इज़ अबाउट पीपल हु आर डिसेबल्ड और डिफरेंटली एबल्ड, इसको भी मेरे ख्याल में रीविजिट करने की एट द लार्जर एक्सटेंट बहुत ज़रूरत है। अच्छा, हमारे लिए शायद अगर कोई चीज़, अगर आपने शुरू से आपके साथ एक मसला या एक चैलेंज हो या यू बॉर्न इनटू दैट चैलेंज, तो शायद हमारी अडेप्टेशन आसान होती है। शायद मैं ये उसको डिस्काउंट नहीं कर रही उनके सफ़र को, लेकिन क्योंकि आपके पास वो सपोर्ट सिस्टम मौजूद होता है, आपके बहन भाई, आपके अम्मी अब्बू, आपकी हेल्प होती है। लेकिन शायद हम में से कभी भी कोई शख्स, ये हमारा वर्स्ट नाइटमेयर तो हो सकता है, लेकिन इसके बारे में हम सोचते नहीं हैं कि ज़िंदगी का कोई मोड़, कोई हादसा कैन मेक अस एंड अप इन अ व्हील चेयर। वो एक तकलीफ, वो एक कर्ब क्या होता है हमारे साथ, हमारी अगली मेहमान के साथ ये ज़िंदगी का ये हादसा हुआ। 2002 में ये जा रही थी पूरी की पूरी फैमिली के साथ, एक गाड़ी में ये लोग थे एंड दे वेंट ऑन द मोटरवे पे सफ़र करते हुए इनकी गाड़ी के साथ ये हादसा पेश आया। बहुत ही हौलनाक एक्सीडेंट था जिसकी वजह से उनकी बहन का उसी वक्त इंतकाल हो गया एंड शी इंड्योर्ड अ स्पाइनल इंजरी। एक ऐसी चीज़, एक ऐसा हादसा जो आपको ज़िंदगी तो अल्लाह ताला ने बख्शी, लेकिन वो ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ ज़िंदगी थी। उनसे इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सना खुर्शीद। अस्सलाम वालेकुम सना। अस्सलाम वालेकुम सना, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। आपको भी हम सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं अपने तरीके से, जिस तरह आप एडवोकेसी, लोगों को मोटिवेट करने का काम कर रही हैं। मुझे ये बताइए कि जब ज़िंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली आई, मनफी तब्दीली बज़ाहिर तो, क्योंकि आपके पास एक नेमत थी और वो नेमत चली जाए, उसके बाद ज़िंदगी को अडेप्ट करने में कितनी मुश्किल हुई, कौन आपके सपोर्ट सिस्टम्स थे, किस तरह ये जर्नी को आपने कंटिन्यू रखा, अपना हौसला किस तरह गैदर किया? देखिए, आई थिंक वो जो जर्नी होती है, मैं जिस पहले भी कही थी, वर्ड्स में आप सम अप कर ही नहीं सकते। वो आई थिंक जो एक बंदा उससे गुजरता है ना, वो ही जान सकता है कि वो क्या हर बात एक इतना बड़ा ऑब्स्टिकल होता है कि आपको समझ नहीं आती अब कहाँ से शुरू करो और क्या करो। मेरे लिए यही, जैसे आपने कहा, पहले तो मुझे समझ ही नहीं आई थी मेरे साथ हुआ क्या है, क्योंकि यहाँ पे इतने लोग आपसे कम्युनिकेट भी नहीं करते। पेशेंट को तो सबसे कम इम्पोर्टेंस दी जाती है, उसको कोई नहीं बताता कि उसके साथ क्या हो, वो एक बेचारा एक कन्फ्यूजन में रहता है। मैं उस तरह लकी थी, मेरे पेरेंट्स डॉक्टर हैं, मेरी सारी इमीडिएट फैमिली डॉक्टर है, तो मैं बहुत अपनी फैमिली से बहुत सराउंडेड रही थी। मेरे मामू मामी बड़े वोकल होते थे, वो मुझे एवरी स्टेप ऑफ द वे बताते थे कि बेटा अब तुम्हारा प्रॉब्लम हुआ है, हम ये वाली सर्जरी करवाएंगे, ये होगा। तो मेरा एक कम्युनिकेशन उनके साथ था, तो मुझे एटलीस्ट थोड़ा बहुत आइडिया होता था मेरे साथ क्या हो रहा है। बट खुल के किसी ने मुझे नहीं बताया था कि आगे तुम्हारी लाइफ क्या होगी और तुमने किस हद तक तुम्हारी इंजरी सीरियस है। सना, पहले तो एक होता है ना कि अगर आप इंजर्ड हुए हैं
सना, आपसे पूछना चाहूँगी कि इंजर्ड हुए हैं तो पहले तो जैसे अगर आपकी खुदा ना खासा हड्डी टूट जाए तो कोशिश ये होती है कि हड्डी जुड़ जाए, तो एंड जिस तरह आप कह रही हैं कि पूरी फैमिली डॉक्टर्स की, ये एक रियलिटी जब सिंक इन करती है, शुरू में तो इंसान डिनायल में होता है ना, ये सिंक इन कब की कि यू नो दिस इज द फाइनलिटी ऑफ इट, आई विल प्रोबेबली स्पेंड यू नो माई द रेस्ट ऑफ माई लाइफ ऑन अ व्हील चेयर? शुरू के जो पहले 2-3 months थे, आई वॉज ऑन अ वेंटिलेटर, तो आई थिंक वो तो एक सर्वाइवल की फाइट थी, बिल्कुल, कि पता नहीं अगला दिन देखना नसीब भी होना है कि नहीं। सही। फिर कोई 4-5 months आई वॉज इन 3 हॉस्पिटल्स में यहाँ ट्रांसफर हुई थी लाहौर में, क्योंकि किसी जगह कोई वो नहीं थी फैसिलिटी, किसी जगह कुछ था। सो एनीवे इवेंचुअली मेरे पेरेंट्स मुझे यूके लेके गए फॉर रिहैबिलिटेशन। आई थिंक जो रियलिटी थी ना वो मुझे वहां जाके समझ आई कि दिस इज इट, ये व्हीलचेयर है और मैं हूँ और अब बस पूरी जिंदगी है। That's a very difficult, painful reality to face. उरूज क्या कहेंगी, जिंदगी में बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जब जिंदगी बिल्कुल पलट जाती है। You know, when a flower doesn't bloom, we need to fix the environment, not the flower. This is all what I have to say, because हमारा जो पाकिस्तान है उसमें हम लोगों को environment हर किसी के लिए friendly करना है, एंड वो करने से जो भी मसले, हर इंसान की ज़िंदगी मसलों से मसाइल से भरी पड़ी है, चाहे वो ऑर्डिनरी लोग हों चाहे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हों, बट हम सब की ज़िम्मेदारी है। व्हेन इट कम्स टू ज़िम्मेदारी तो हम ये समझते हैं कि सिर्फ रियासत की और हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। हर इंसान को, अगर हुकूमत का एक डिफरेंट लेवल का काम है, जिस तरह से अभी आबिया कह रही थी कि आज हियरिंग है और वहाँ जाके बात करनी है, बना लेना कानून आसान है, असल बात है उसकी इम्प्लीमेंटेशन। बट अबव ऑल दैट हम सब इंडिविजुअली क्या सोचते भी हैं। लेकिन उरूज, मैं एक हमेशा सवाल सोचती हूँ कि हम किसी भी बात को, जब किसी बच्चे को भी मना कर रहे हो तो हम कहते हैं लोग क्या कहेंगे, और आप पुराना सारा लिटरेचर उठा लें, हमारी इस सकाफत को, इस बड़े सगीर के टुकड़े को अगर देख लें तो हमेशा ये बात की जाती है समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। ये समाज इतना बड़ा हवा कैसे बना? वैसे तो पूरी दुनिया के लिए कहा जाता है कि अ चाइल्ड इज ब्रॉट अप बाय द विलेज, यानी पूरे माशरे को, पूरे नेबरहुड को आप यू नो वो अपनाइयत होनी चाहिए कि किसी का बच्चा, किसी का दुख, किसी का दर्द आपको अपना लगे। हमने क्यों अगले को बिल्कुल एडवर्सरी बना लिया कि वो हमारा दुश्मन है, वो पता नहीं क्या कहेगा, वो हर वक्त हमें जज करेगा, हमें क्रिटिसाइज करेगा। Why are we living in such a negative environment? ये जो लोग हैं ना, ये अक्सर सवाल होता है और ये बहुत ज्यादा सवाल होता है, तो मैं उसका जवाब ये देती हूँ और पूछती हूँ कि वो लोग हैं कौन। बिकॉज उन लोगों की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। वो लोग जो है ना, वो जो है वो मेरी डिक्शनरी में कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। दे आर नो वन फॉर मी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो उन लोगों को अपनी जिंदगियों से निकालना है जिनका अपने लिए भी कोई इस दुनिया में कोई फायदा नहीं है। और यही बात अगर आबिया आपके पास लेके चलो, बिकॉज यू नो यू वर अ चीफनिंग स्कॉलर, आपने बाहर जाके मास्टर्स भी किया, आपके इर्द गिर्द कोई स्पेशल क्लासेस नहीं थी, कोई स्पेशल कोटा नहीं था, आपने क्या रवैयों में, लोगों के देखने के अंदाज में, लोगों के बात करने के अंदाज में, दोनों तहजीबों में, दोनों माशरों में क्या फ़र्क पाया? मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है, लाइक मैं ये कहती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस मोर देन 30 इयर्स का है, क्योंकि जब से मैं घर के बाहर निकली हूँ लोगों के एटीट्यूड से, लाइक वही बात कि आप कैसे चल रही हैं, लोग फिजिकल अपीयरेंसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। हमारे यहाँ जितनी भी ख़वातीन हैं जो बीइंग अ वुमेन, लाइक हमारी सोसाइटी में इतनी एक्सेप्टेंस नहीं है, और अगर आप वुमेन विद अ डिसेबिलिटी हैं तो ऑब्वियसली अगर आप घर से बाहर निकल रही हैं तो आपको इतना इनकरेज नहीं किया जाता। और प्लस ये कि सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं, और बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जो कि घरों से निकलने की कोशिश भी करें तो उनको एक्सेसिबिलिटी का सबसे बड़ा बैरियर होता है। यहाँ पे मैं ये भी बात कहना चाहूँगी, आप हमारे साथ मौजूद हैं, सना हमारे यहाँ मौजूद हैं, भले चंगे भी लोग होते हैं ना, ऑर्डिनरी, यानी जैसे आई लव दिस वर्ड कि ऑर्डिनरी लोग, यानी हवा से खमसा होना बड़ी ऑर्डिनरी सी बात है, बिकॉज बहुत सारे लोगों के पास है, उसमें भी लोग कीड़े निकालते हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जहाँ पे फाइट सर्वाइवल की हो, जहाँ बात अपनी डिग्निटी की, अपने आप को माशरे में मनवाने की हो, और आपको ये मनफी रवैया सामने से मिल रहा, ओहो अब बेचारी की शादी कैसे होगी, ये आपकी प्रायोरिटीज में किस रडार पर है, और लोगों को आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? एक छोटा सा ब्रेक लेंगे एंड वील बी राइट बैक।
एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डिग्निटी, रिस्पेक्ट, किसी को इज्जत और तकरीम देना ये उस इंसान का बेसिक हक है, चाहे वो किसी भी तबके से बिलोंग करता हो, क्या उसकी माजूरी हो या उसकी कोई स्पेशल एबिलिटीज़ हो, वो डिफरेंटली एबल्ड हो। और सबसे बड़ी बात आज अभी हम बात कर रहे हैं तो एक जुमला बार बार मेरे ख्याल में मुझे डिस्कशन मेरे पीसीआर में सुनाई दे रही है जब हम ये सोच रहे हैं कि हम लिखें क्या। आप अक्सर इस बात पे भी नोट करें कि बतौर एक माशरे के, बतौर एक समाज के, जहाँ इंटरनेशनली लोग डिसेबल्ड लोगों को डिफरेंटली एबल्ड कहना शुरू हो गए हैं या हमने उनको स्पेशल पीपल का नाम दिया है, आपके पास लोकली कोई वोकैबुलरी मौजूद नहीं है जिससे आप उनको डिग्निटी दें। और ये जो टर्मिनोलॉजी का एक बहुत बड़ा फुकदान है, यानी आप और मैं इसको अभी चाहें भी कि उर्दू में ट्रांसलेट करें तो हम बार बार यही कह रहे हैं कि इंटरनेशनल माजूरी का दिन, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अलमिया है। अभी आपसे बात करना चाहूंगी, ये जो टर्मिनोलॉजी का आपने यहाँ पे जिक्र किया, एडवोकेसी आप करते हो, तो लोकल ज़बान में, उर्दू ज़बान में टर्मिनोलॉजी क्यों नहीं सही सेंसिटिव किस्म की उभर के सामने आ रही? इस पे जो हम लोग प्रमोट कर रहे हैं वो ये है कि यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी में कहा गया है कि पर्सन फर्स्ट एंड देन द डिसेबिलिटीज। तो इसी तरह उर्दू में भी हम अफराद बाहम माजूरी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। डिसेबिलिटी को लोग इसलिए यूज़ नहीं करते कि उसके साथ स्टिग्मा अटैच्ड है और हम ये समझते हैं कि डिसेबिलिटी नेगेटिव वर्ड है क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन और ये सब चीज़ें। तो अगर हम माजूरी भी तो पॉजिटिव लेना शुरू कर दें, माजूरी को अगर हम पॉजिटिव देना शुरू कर दें कि जैसे आपकी आइडेंटिटी है बीइंग अ वुमेन, आप प्राउड फील करती हैं, तो बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी मैं प्राउड फील करती हूँ। तो मेरी आइडेंटिटी को अगर पॉजिटिवली एक्सेप्ट किया जाए और माजूर अफराद को ये कहें कि आप बहुत काम कर रहे हैं, आप माजूर नहीं हैं, What does it mean? Like मेरी एक आइडेंटिटी ही आप ख़त्म कर रहे हैं इसलिए कि मैं काम कर रही हूँ। माजूर अफराद भी अच्छे काम कर सकते हैं, वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अगर इस पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी या अफराद बाहम माजूरी एक पॉजिटिव इमेज है और इसको हम लोग मीडिया के थ्रू स्पेशली बहुत ज़्यादा आगे लेके जा सकते हैं कि जब आप डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करेंगे तभी आप उसके लिए काम कर सकेंगे। अभी जो हम बात कर रहे थे वुमेन एंड गर्ल्स विद डिसेबिलिटी की कि वो अपनी घरों के अंदर उम्र कैद की ज़िंदगी क्यों गुजार रही हैं, क्यों उनकी शादी नहीं होती या लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो डाइवर्सिफाइड लोगों के आदी नहीं है। उनको एक जैसे लोगों को देखने की आदत हो गई है कि हाइटेड होनी चाहिए, बाल लंबे होने चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए, ये सारे हमारे मयार हैं जो हमने खुद बना दिए। तो यही रीज़न है कि हमारे यहाँ वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ को बर्डन की तरह जो है एक तस्लीम किया जाता है। ना एजुकेशन है, ना एम्प्लॉयमेंट है और ना ही उनके लिए कोई एक्सेसिबिलिटी है। इवन घरों के अंदर भी वॉशरूम्स जो हैं वो एक्सेसिबल नहीं हैं और वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करती हैं और कोई डिग्निफाइड किस्म की लाइफ नहीं गुजार पा रही। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मैंशनड आबिया, और मेरी आपसे इस पर लंबी गुफ्तगू भी हुई थी कि किस तरह ये छोटी छोटी चीज़ें मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस में बन जाती हैं ना। आप इमेजिन कीजिए कि अगर आप बाथरूम जाने के लिए किसी पे डिपेंडेंट हैं और आप एक से दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहते या कभी कभार आप रवैये में थोड़ी कड़वाहट देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि दूसरा झुंझुला रहा है आपके बार बार बुलाने से, यू विल हेजिटेट टू गो टू द वॉशरूम। और ये ओवर द पीरियड स्टडीज़ प्रूव करती हैं कि ख़ास तौर पर जो बच्चियाँ हैं बाहम माजूरी, उनके लिए ज़्यादा मुश्किल है कि वो जब बार बार रोकते हैं अपने आप को और उसकी वजह से मज़ीद मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, उनका लाइफ स्पैन कम हो जाता है। एक और इशू को यहाँ पे उठाना चाहूँगी सना, सर्वाइवल की जंग थी तुम्हारी ज़िंदगी, जिस तरह तुमने कहा कि फ़र्स्ट 3-4 मंथ्स इन एंड आउट ऑफ द हॉस्पिटल। आई नो ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल, आपके साथ तो ये ज़िंदगी में हादसा हुआ कि अगर बच्चियाँ किसी माजूरी के साथ पैदा होती हैं तो पहला सवाल माँ बाप से या कभी कभार रिश्तेदार जो करते हैं कि जी हाय बेचारी की आगे शादी कैसे होगी। यानी शादी होना एक अच्छी बात है और ज़िंदगी का एक मरहला है, लेकिन इतना ज़्यादा फोकस और प्रायोरिटी जब ज़िंदगी और मौत की बात हो, आपको कैसा लगता है इस इशू के ऊपर जिस तरह लोग इसको एड्रेस करते हैं? अल्लाह का शुक्र है मेरी फैमिली में तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आई थिंक हम लोग सब स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। आई थिंक एज एन इंडिविजुअल आपको पहले अपने आप को इतना स्ट्रांग करना चाहिए और आपकी अपनी ज़ात इतनी एक होनी चाहिए। ये शादी ये वो ये सेकेंडरी बातें हैं। सबसे पहला अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अपना आप है, अपना आप एक मनवाना चाहिए। तो आई थिंक मेरा तो खुद इंजरी के बाद जब वापस मैं पूरा लाइफ में वापस आने की हुई, सबसे पहला मेरा डिसीजन था कि पढ़ाई,
एजुकेशन की मुझे मेरे फैमिली में मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसीलिए मैंने सबसे पहली जो चीज़ की, मैंने अपने आप को LLB में एनरोल कराया। और उसकी एक और बड़े चैलेंजेस थे, मैं लिख नहीं सकती, मेरे हाथ नहीं काम करते, तो वो एक बड़ा होता था कि अच्छा लिख नहीं सकते तो पढ़ाई कैसे होगी। तो खैर वो अल्लाह मियाँ हेल्प करते हैं, आपके स्टेप बनते जाते हैं। मैं डिक्टेट करती थी, मुझे राइटर मिलता था, और मैंने अभी रिसेंटली LLM कंप्लीट किया। तो ये शादी होना, ये वो सारी बहुत अच्छी बातें हैं, बट आई थिंक डिसेबिलिटी और नो, हर इंसान को अपना आप अपने अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ना कोई सवाल भी आपको किसी किस्म का भी कोई कर लेना, आप उसको जवाब दे सको। आई वॉन्ट टू रेज दिस थ्रू योर थ्रू योर इंटरवेंशन जो आपने अभी बात की। आबिया, आप डिसेबल्ड लोगों की, डिफरेंटली एबल्ड लोगों की एडवोकेसी करते हो। टेक्नोलॉजी हैज़ कम टू आवर एड। क्या वजह है कि आज भी हमारे यहाँ अगर कोई बच्चा लिख नहीं सकता और उसने एग्ज़ाम डिक्टेट करके देना है, तो हमारे यहाँ ये भी अभी तक माइंडसेट है कि उसको कोई राइटर मिले। अब उसकी बोलने की स्पीड और राइटर की लिखने की स्पीड मैच करना इन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम ज़रूरी होता है। पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी बदल गई है। आप बोले, कंप्यूटर सुन के, प्रोग्राम सुन के आपकी चीज़ को टाइप करता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं फैसिलिटेट कर रहा पीपल हु आर डिफरेंटली एबल्ड को? उसके लिए क्या काम किया जा रहा है पाकिस्तान में? इसके लिए मैं यही कहूँगी कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा मैंडेटरी है फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए कि बेशक नॉन डिसेबल्ड के लिए एक लग्जरियस लाइफ होगी, लेकिन चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। और अभी तक जो है हमारे यहाँ स्पेशल एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और मेन स्ट्रीम स्कूल्स को ज़्यादा इंकॉर्पोरेट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अगर हम स्पेशल एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि हमने इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर काम करना है, तो शुरू ही से बच्चे इन्वॉल्व होंगे। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग आर्टिकल भी है UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का कि इंक्लूसिव एजुकेशन हर एक के लिए होनी चाहिए। और इसमें जो हम लोग एडवोकेसी कर रहे हैं वो पाकिस्तान डिसेबिलिटी राइट्स बिल के ऊपर भी है कि वो हम नेक्स्ट जो भी नई गवर्नमेंट के साथ जो है तो मसाइल बहुत दूसरे हैं। अगर आप देखते हैं ओवरऑल गर्ल्स इनरोलमेंट कम है, बहुत सारी जगह पे एक्सेस नहीं है, लेकिन बात इन्होंने बहुत अच्छी की है उरूज के हमारे स्कूल्स भी इंक्लूसिव नहीं है। फ़र्क तो हम वहीं से डाल देते हैं। तो खैर वही हम जैसे ऑर्डिनरी लोगों के लिए भी मुख्तलिफ क्लासेस हैं। मैं सना के हवाले से एक चीज़ जो मेरे जहन में आई वो मैं ज़रूर कहना भी चाहूँगी, पूछना भी चाहूँगी। हमारी ज़िंदगी में जब कोई बहुत बड़ी मुश्किल आती है ना, तो उसके बाद हम एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय करते हैं या स्ट्रेंथन करते हैं। जैसा कि शुरू में आपने कहा था, कुछ ऐसी ज़िंदगी में चीज़ें होती हैं जो आप आपको नीचे फेंका जाता है और आप एकदम उछल के ऊपर आते हैं। माई क्वेश्चन टू सना इज, एंड आई रियली वांट टू नो, बिकॉज ये जो सना गो थ्रू कर रही है अपनी ज़िंदगी में, ये हम सब के साथ, किसी के साथ भी हो सकता था या हो सकता है। आई वॉन्ट टू नो कि क्या चेंजेस उनकी ज़िंदगी में, पहली उनकी क्या सोच थी, एंड हाउ शी वॉज लिविंग हर लाइफ बिफोर दिस इंसिडेंट, एंड हाउ दिस इंसिडेंट चेंज्ड हर लाइफ एंड बिहेवियर्स एंड पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ। जी सना, क्या कहना चाहेंगी? जैसे एक्सीडेंट से पहले जब एक्सीडेंट हुआ तो मैं आई हैड जस्ट रिसेंटली जॉइंड मेडिकल कॉलेज, तो वो अब वैसी एक मेरी लाइफ लॉन्ग ड्रीम थी, तो एक्सट्रीम एक हैप्पीनेस अचीवमेंट की एक फीलिंग थी। खैर एनीवे एक्सीडेंट हुआ तो शुरू के पीरियड मेरे लिए तो बहुत बुरा था। मेरी फैमिली वाले, बाकी सब जो मर्जी, कुछ जितना मर्जी लोग आपको अपलिफ्ट करने की कोशिश करें, आई थिंक जब तक आप खुद रेडी नहीं होते ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने शुरू के बहुत साल, मुझे अब तो मैं उन्हें कहूँगी कि मैंने टाइम ज़ाया किया, पर आई थिंक वो भी ज़रूरी होता है एक पार्ट। मैं बहुत डिप्रेस थी, मैं कुछ नहीं करना चाहती थी। ये लोग मुझे कहते थे बाहर निकलो, मैं कहती थी मैं चल नहीं सकती, मैं क्यों बाहर निकलूं। खाना खा लो, क्यों मैं खुद नहीं खा सकती, मैं क्यों खाना खा। वो एक आप एक रिबेलियस मोड में नहीं आ जाते कि मैं क्यों करूं, मैंने तो ये इंजरी अपनी खुद तो नहीं करवाई ना, मेरा तो कोई कसूर नहीं। आज पलट के देखते तो ये क्या था? ये गुस्सा था, ये गुस्सा आता था, यानी आज अपने आप को अगर इवैल्यूएट करती हो तो? गुस्सा था, नाराजगी थी दुनिया से, थोड़ी सी अल्लाह से भी, क्योंकि फिर आप उन्हीं से कह सकते हो। सही। पर आई थिंक वो सारा टाइम पीरियड लगता है तो आप इस स्टेज पे पहुंचती हो। वो वाली जर्नी ना होती तो मैं आज ये ना होती जो मैं आज हूँ।
सो अल्लाह मियां ने आपके लिए आपसे बड़ा ख्वाब देखा। अगर आप इसको इस तरह देखो, मैंने मुनीबा से भी जब मैं एक दफ़ा बात कही थी तो उन्होंने कहा कि माई एक्सीडेंट बिकॉज शी हैड अ सिमिलर सिचुएशन लाइक यू, तो उसे कहती है कि वो जो मेरा हादसा था वो मुझे लगता है वो मेरी नई ज़िंदगी की शुरुआत थी। और इसमें आप हो सकता है आप उस वक्त जैसे आप यू हैड टेकन एडमिशन इन अ मेडिकल कॉलेज, आप एक डॉक्टर बनते, ऑर्डिनरी डॉक्टर, बट क्या पता अल्लाह मियां ने आपके लिए कितना बड़ा ख्वाब देखा है। अब जो आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव आया है, दैट इज समथिंग एल्स ऑल टुगेदर। See, I've learned so much from my spinal injury and I think it has made me a better person. Right. मैं ज़्यादा पहले judgmental शायद होती थी, मैं अब बहुत compassionate हो गई हूँ, empathy आ गई है। तो I think वो आपको उस वक्त समझ नहीं आती, मगर अल्लाह का आपके लिए प्लान होता है, but eventually आपको समझ आ ही जाती है। I think मैं आज जो हूँ, मुझे ये मेरी इंजरी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। अभी आप क्या कहोगी, आपके सामने भी जो मौके थे वो सबके सामने थे, और ड्राइव आपकी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह देखने वाली है कि नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट इंटरनेशनली यू आर एन एडवोकेट फॉर पीपल विद स्पेशल एबिलिटीज़। क्या कहोगी आप? मेरे ख्याल में एजुकेशन, फैमिली की सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं। कि अगर आप एक डिफरेंट चीज़ को एक्सेप्ट कर लें और आप ये सोच लें कि मेरी वजह से दूसरे लोगों की लाइफ में क्या चेंज आएगी, तो फिर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लाइक बहुत सारी ख़वातीन से मिली, तकरीबन हज़ारों की तादाद में, पाकिस्तान में, साउथ एशिया पे, एशिया पैसिफिक में, और उन तमाम ख़वातीन की सेम स्टोरी थी कि हमें राइट्स नहीं मिल रहे, हमारी आवाज़ नहीं सुनी जा रही, हमसे कोई बात नहीं करता, लोग बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो उस वक्त ये सोचा कि शायद इनके लिए अगर कुछ किया जा सकता है, क्योंकि मैंने अगर एजुकेशन ली है या मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन तमाम ख़वातीन के लिए कुछ काम करना चाहिए। कि बात नहीं करते, इस पे मैं और उरूज भी ब्रेक में बात कर रहे थे। उरूज, क्या वजह है? यानी हम वो, मेरे ख्याल में इट ऑल बॉयल्स डाउन टू द बेसिक फैक्ट कि हम अपने से थोड़ी सी भी कोई मुख्तलिफ दिखने वाला शख्स हो तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते। अनफॉर्चुनेट बात यह है, और सारे जितनी भी देख रही हैं, हमारे गेस्ट भी और देखने वाले भी, हम खुद अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं। I think basic problem lies over there. हमारे अपने साथ इतने मसले मसाइल हैं, there's so many things जो हमारी अपनी ज़िंदगी के अंदर हम खुद ही एक्सेप्ट नहीं करते। हमें पता है कि अब यही है, but we take so much time to accept our own selves. Honestly, if you question your own self, you don't know what you really want out of your life. बहुत सारे तो ऐसे souls हैं, ऐसे दिमाग हैं जिनको कुछ पता ही नहीं कि अपनी ज़िंदगी में हमें क्या चाहिए। तो how would people know what you actually want? लेकिन इन दोनों से भी जब हम बात करते हैं, आबिया से भी, सना से भी, इन्होंने आप देखें कि जिंदगी का अपना महवर सर्विस को बनाया है, you know, for other people. Absolutely. And I think that is a compassion missing in ordinary people like you and I. This is the gist of every talk. No matter क्या हम topic discuss करें, you have to give. And you have to give what you want in life. Yes. आपको वो जो चाहिए अपनी ज़िंदगी में वो देना शुरू करना है. And this is my humble request to Sana and Abia कि बहुत सारी, आप फिर भी बहुत empowered है अपनी अपनी जगह. जैसा कि सना ने कहा कि मेरे पेरेंट्स मुझे UK लेकर गए, रिहेबिलिटेशन हुई, सब कुछ हुआ. बहुत सारे ऐसी लड़कियां हैं जो इतनी दस्तरस भी नहीं रखती हैं. Abia goes to the world and she travels in a different way and she is serving in a different way. But बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जो ऐसा सोच भी नहीं सकती. So I think if they, and I'm sure they are doing that and I'm sure they are doing much more than this. But उनके बारे में और उनके लिए काम करना शुरू कर दें, Allah will make your life easy. Service is all about. Absolutely. सर्विस के साथ साथ अगर आप अपने इर्द गिर्द सिर्फ इस बात पे नज़र डालें कि चाहे हो सकता है वो आपकी, किसी ने मुझे बड़ी अच्छी बात ये की थी कि आपकी ज़िंदगी में 95% चीज़ें आपको मिल जाती हैं जिस की आपने ख्वाहिश की होती है, लेकिन जो 5% मिसिंग होता है ना, हम हर वक्त उसके बारे में सोचते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं, बुरा भला कहते रहते हैं, नाराज़ हो जाते हैं लोगों से, कभी अल्लाह मियाँ से शिकवा करते हैं. तो उस 5% को ज़रा थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए और वो 95% को देखिए जो अल्लाह ताला ने बिन मांगे आपको दिया है. सिद्रा, यहाँ पे एक लाइन ऐड करना चाहूँगी, बड़ी खूबसूरत लाइन है कि जिस बात पे हम अड़ी करते हैं ना, अल्लाह हमें उसी बात पे बार बार आजमाता है. सो वो जिदें छोड़ दें
and look at the half glass full that we have, and then we'll be more than happy. अच्छा, before we wind up today, आबिया और सना, आप दोनों से मैं मैसेजेस लेना चाहूँगी, और मैसेजेस सिर्फ ये नहीं कि आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग दिल की अपनी बात करें, कोई ऐसी चीज़ जो आपके दिल को लगी हो, कोई ऐसा लाइफ लेसन जो आपने अभी तक अपनी जर्नी में सीखा हो, जो आप ज़रूर चाहेंगी कि हमारे व्यूअर्स भी देखें और आज एटलीस्ट कोई 5 मिनट 2 मिनट निकाल के उसके बारे में सोचें भी। क्या कहेंगे? Sana, if you would want to begin. Sure. I think what I would like to say is society का जो एक attitude होता है ना towards people who are not even disabled, थोड़े से भी उनसे फ़र्क हो, हम लोग ये भूल जाते हैं कि हर एक बंदा इंसान पहले है। अगर आप कहीं जाते हैं, आप एक स्माइल ही कर देना तो आपका कुछ नहीं जाएगा मगर अगले बंदे का दिन बन जाएगा। बिल्कुल। मैं जाके देखती हूँ, मैं खड़ी होंगी दरवाजे के आगे, लोग बॉदर नहीं करेंगे दरवाज़ा खोलना, हालांकि कितनी बेसिक सी बात है। तो और अगर किसी के कोई बच्चा आके मुझसे बात करना चाहता है तो उसका बाजू खींच के ना लेके जाए, मैं कुछ नहीं कहती, आने दे, मैं बात करें, मुझसे आके बात करें, और मेरी इंजरी का या मेरी डिसेबिलिटी का किसी और से ना पूछें, आके आप मुझसे डायरेक्टली पूछ लें, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, क्योंकि मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ और मेरे जैसे और भी सारे नॉर्मल इंसान हैं। हम लोग खुद ही अपने दिमाग में इतना हवा बना देते हैं, फिर अजीब सी ऑकवर्ड एक्ट करते हैं लोग, यू नो, बी ओपन। आप लोग अभी हम बल्कि ब्रेक में सना यही बात कर रहे थे कि खुदा ना खासा किसी को अगर हम व्हील चेयर पे देखते हैं तो हम अपनी स्पीच स्लो कर देते हैं, अपने वर्ड्स डिलिबरेट कर देते हैं, थोड़ा ऊंचा बोलने लगते हैं। यानी हमें ऐसा लगता है कि वो जो शख्स व्हील चेयर पे अगर बैठा हुआ है या किसी और माजूरी का शिकार है तो वो हमारी बात समझ ही नहीं सकता, यानी एकदम से आप उसको कुन ज़हन इमेजिन कर लेते हैं। ये वो तमाम रवैये हैं जिनको हमें चेक करना बहुत ज़रूरी है। और जो आपने बात की, आप तो यानी अगर आप किसी वेटिंग रूम में चले जाएं अस्पताल के, वहाँ पे हम मर्द हज़रात को ऐसे देखते हैं कि वो आराम से बैठे होते हैं, इर्रिस्पेक्टिव के कोई इंजर्ड आया है, कोई बेचारी हामला खातून एंटर हुई है, हम अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन आबिया, आपकी तरफ भी आना चाहूँगी, आप कोई आज के दिन के हवाले से या अपने कोई दिल की बात करना चाहें? बिल्कुल, आज के दिन के हवाले से जो कि इंटरनेशनल डे है, पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो सक्सेस को सेलिब्रेट करने के साथ साथ आप अपनी डाइवर्सिटी और अपनी लाइफस्टाइल को भी सेलिब्रेट करें। हर चीज़ अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया और बेस्ट क्रिएचर है। अगर हमारी सोसाइटी में कोई चैलेंजेस हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, तो वो हम सब की बनाई हुई हैं। इंसानों की सोच को तब्दील करना है और ये कि पॉजिटिवली डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करके हमने दूसरों की लाइफ में कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज ज़रूर लेकर आनी है। और मैं ये कहती हूँ कि नथिंग अबाउट अस विदाउट अस, कि हमारी आवाज़ को शामिल किए बगैर कोई भी काम हमारे लिए नहीं हो सकता। तो अपने लिए अपने आप को विजिबल करें, बाहर निकलें, एक्सेप्ट करें और सोसाइटी में जो है वो चेंज लेकर आए। और मीडिया का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो पॉजिटिवली डिसेबिलिटी को किस तरह से दिखा दें। और आज के दिन के हवाले से भी मैं शुक्रिया अदा करूंगी आज टीवी का कि थैंक यू सो मच आबिया, आप हमारा फख्र हैं। जिस तरह कि आपने खुद कहा कि आपकी आवाज़ को शामिल किए बगैर आपके बारे में कोई डिसीजन नहीं होना चाहिए, कोई एडवोकेसी आपकी आवाज़ के बगैर नामुकम्मल है। और दूसरी चीज़ ये जो आज मेरे लिए सबसे हिटिंग स्टेटमेंट थी वो भी आबिया की ये थी कि क्या वजह है कि पीपल विद डिसेबिलिटी, पीपल हु आर डिफरेंटली एबल्ड, या उनकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने कोई अगर माजूरी दी है तो हमने उनको घरों में कैद कर दिया है उम्र कैद के साथ। बाहर निकलिए, अपनी ज़िंदगी को भरपूर अंदाज में दीजिए, बिकॉज ज़िंदगी एक नेमत है। और मेरे ख्याल में जिस तरह रोज रोंगटे खड़े हो जाते हैं उनकी बातें सिर्फ सुन के। What all I need to say to the people, please listen, start communicating, start listening with respect. Just keep that in mind। जो रहमतुल लिल आलमीन है, जो वजह वजूद कायनात है, वो किस तरह से लोगों की सुनते हैं। सिर्फ आपने आबिया ने कितनी खूबसूरत बात की कि हमारी कोई सुने तो सही। The least we can do is we can smile. The least we can do is we can listen with respect, and that will not solve their issues. Trust me, it's going to solve our issues. जो आपके अंदर होता है आप वही बांटते हैं। थैंक यू सो मच उरूज, थैंक यू सो मच सना, एंड थैंक यू सो मच आबिया। आप लोगों के यहाँ आने से हमें बहुत हौसला मिला। द एटमॉस्फेयर इन माई स्टूडियो हैज़ जस्ट लिट अप। तो मैं आखिर में यही कहना चाहूँगी कि मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से, आज पाकिस्तान की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आज का पाकिस्तान है। हम 70 साल की अपनी हिस्ट्री की तरफ देखते हैं तो बहुत कम हमें ऐसे नाम मिलेंगे जो डिफरेंटली एबल्ड थे और उनको कोई मकाम मिला या